यूरोप के कई सारी कंट्रीज में न्यूड बीचेस भी हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रेग्नेंट थी। मम्मी अपने बॉयफ्रेंड के घर गई है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो जैसे यहाँ पे समर आती है तो आपको रोड्स पे लोग बिना कपड़ों के मतलब शावर लेने जाते हैं, तो वो अपना पूरा बॉडी एक्सपोज कर देते हैं वहाँ पे और उन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता है लिटरली। और 4 लोग यहाँ शायद होते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लगती है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आई एम रूपल और मैं बनाती हूँ वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। तो अगर आप देखना चाहते हैं नई नई चीज़ें अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं इसमें अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। साथ के साथ मैं बताऊँगी कि यहाँ आने के बाद ऐसी क्या चीज़ें थी जो मुझे बहुत अजीब लगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी। जब इंडिया में भी हम लोग मूव होते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में तो भी हमें इतनी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से हूं और जब मैं दिल्ली गई थी तो मुझे लिटरली कल्चर शॉक मिला था वहां जाने के बाद भी। और जब आप इंडिया से किसी दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे हो तो आप सोच ही सकते हो कि कितना डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है। तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे यहाँ पे जानने को मिला है। ना तो मैं किसी देश की बुराई कर रही हूँ यहाँ पे और ना ही मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला हर देश की अपनी संस्कृति है। तो मोस्ट ऑफ द जो शॉक्स हैं या जो भी डिफरेंसेस है वो मैंने पोर्चुगल में एक्सपीरियंस किए हैं, या जब मैं ट्रैवल के लिए किसी दूसरी कंट्री में गई तो भी मैंने सेम काइंड ऑफ शॉक्स वहाँ पर भी एक्सपीरियंस किए हैं। तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में आ रहे हैं तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए इन सारे शॉक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट सिमिलर ही कल्चर है। एटलीस्ट कल्चर शॉक्स तो आपको सिमिलर ही मिलेंगे। अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं या मे बी किसी एशियन कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं और आप पोर्चुगल आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और आपको शायद वो सब बातें यहाँ झटके की तरह नहीं लगेंगी जैसे कि मुझे लगी थी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं उस झटके से जिससे मैं शायद आज तक भी निकल नहीं पाई हूँ। तो जब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप आके अगर जिम ज्वाइन करने वाले हैं या स्विमिंग पूल ज्वाइन करने वाले हैं स्विमिंग सीखने के लिए या ऐसी जाने के लिए, तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप जाएंगे जिम में या पूल में तो जब आप चेंजिंग रूम में जाएंगे तो वहाँ पे जो शावर एरिया होता है वो कॉमन होता है। कॉमन इट्स नॉट कि मेल और फीमेल के लिए कॉमन होता है, फीमेल के लिए अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है, बट सब के लिए कॉमन होता है। जैसे फीमेल्स के लिए पूरा कॉमन एरिया है जहाँ पे सब शावर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेपरेट सेपरेट हैं और उसमें डोर्स बने हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात वैसे ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब यहाँ पे लोग शावर लेते हैं तो वो पूरी बॉडी अपनी एक्सपोज कर देते हैं। पूरी का मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता है। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कई सारी कंट्रीज में ओपन बॉडी का कल्चर है तो पीपल आर वेरी कंफर्टेबल वाइल डूइंग दिस। तो जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं इस नई दुनिया में तो जो लोग वहाँ पर हैं वो तो सब कंफर्टेबल ही रहते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको किसी ने पहले से बता दिया है देन इट्स ओके, बट अगर आपको नहीं पता है एंड यू आर सडनली एंटरिंग टू दिस वर्ल्ड देन बी रेडी फॉर दिस। क्योंकि आज तक भी मतलब मैं इस कल्चर शॉक से निकल नहीं पाई हूँ। बाय द टाइम आपको आदत हो जाएगी देखने की, आप थोड़ा कंफर्टेबल होने लगेंगे, बट इनिशियल डेज में तो बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है और समझ नहीं आता कि आई कांटेक्ट कैसे बनाए। क्योंकि जब मैं इनिशियली जाती थी तो आई वाज लाइक डूइंग ट्राइंग टू अवॉइड, बट एवरीवन इज नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल फॉर अस। और ऐसा नहीं है कि आपको जाना है तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप अपने कंफर्ट जोन में शावर ले सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। जैसे वो लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं आप भी अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। और लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ शावर लेते हैं, लोग आराम से धीरे धीरे मज़े लेके शावर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बातें करते हैं वैसे ही खड़े होके। और आपसे भी बातें करेंगे तो आपको आई कांटेक्ट बना के रखना ही पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ताकि उनको भी ख़राब ना लगे और आपको भी ख़राब ना लगे। इसके अलावा जब आप बीच पे जाएंगे तो यहाँ पे सनबाथ का बहुत ज़्यादा कल्चर होता है। तो जब आप समर में जाएंगे तो आपको आसपास सब बहुत ही ओपनली मिलेंगे, विच इज़ ओके, क्योंकि हम ये सब मूवीज़ में देखते हुए आए हैं तो उसके लिए हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग जब अपनी बॉडी को टैन कराते हैं तो उसको इक्वली टैन कराने के लिए लोग बॉडी को पूरा एक्सपोज कर देते हैं बीच पे ही। जैसे कि बीच पब्लिक एरिया है तो इट्स नॉट वेरी कॉमन फॉर अस। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा था तो लिटरली मेरे लिए एक शॉक से कम नहीं था। और जब हम लोग होते हैं तो इट्स ओके, बट जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं बीच पे तो
वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है आपके लिए। और जैसे पब्लिक बीचेस पे कंप्लीटली बॉडी एक्सपोज करना, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई कंफर्टेबल है या उसको अच्छा लग रहा है, लाइक सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन अ पर्सन। ऐसा नहीं है कि 80% 90% लोग, बहुत ही रेयर केसेस आपको मिलेंगे पोर्चुगल में देखने के लिए ऐसे। बट यूरोप के कई सारे कंट्रीज में न्यूड बीचेस भी हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे केस मिल सकते हैं, बट पोर्चुगल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना लोगों को टैनिंग से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे हम लोगों के लिए तो क्या है कि टैनिंग हो गई है तो ये लगता है कि कब टैनिंग निकलेगी। अगर कोई शादी में हमें जाना है तो बड़े हम लोग कॉन्शियस होते हैं कि कैसे जाएंगे। और इंडिया में तो कितने सारे फेशियल भी चलते हैं, डी टैन फेशियल, ये फेशियल वो फेशियल। बट यहाँ पर ना ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोगों को टैनिंग बहुत अच्छी लगती है और वो टैनिंग के लिए ना पूरा टाइम सारा सारा दिन सन बाथ लेते हैं, सारा दिन वो लोग बीच पे स्पेंड करते हैं कि उनको टैनिंग हो। और मतलब वो इस चीज़ को बहुत ही हैप्पी होते हैं जब उनको टैनिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे केस में तो एकदम थोड़ा शॉकिंग सा हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ भी था मेरे साथ। मैं एक ट्रिप से लौट के आई और मेरी कलीग ने पूछा कि कैसी रही ट्रिप। तो आई सेड कि हाँ सब अच्छा था, बट यार ना बहुत टैनिंग हो गई है। एंड शी वाज लाइक, आई विश इफ आई कुड दिस टैनिंग। एंड आई वाज लाइक, सीरियसली यू नीड दिस? तो ये भी ना मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा था जब मुझे पता चला कि इन लोगों को ना हमारा स्किन टोन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे इंडिया में लोगों को ना बहुत क्रेज़ होता है कि हमें गोरा होना है, और फेयर एंड लवली से लेके ना हर टाइप की क्रीम आ गई है जो आपके कलर को एनहांस करे या आपको गोरा बनाए। लेकिन यहाँ पर ना इन लोग को ब्राउन होने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, और यहाँ पर भी कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं जिससे आपका स्किन टोन थोड़ा ब्राउन बनता है। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह की बात हो जाती है, जैसे जो गोरा है उसको ब्राउन होना है, जो ब्राउन है उसको गोरा होना है। तो आई गेस कॉस्मेटिक वालों की कंपनी में तो कभी रिसेशन नहीं आने वाला, सब चलता रहेगा बढ़िया से। जैसे कि इन्हें टैनिंग बहुत पसंद है, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा ये सन को एब्जॉर्ब कर सके। तो जैसे यहाँ पे समर आती है तो आपको रोड्स पे लोग बिना कपड़ों के, मतलब जैसे रनिंग करते हैं तो स्पोर्ट्स वियर वगैरह पहन के, या लड़के बिना कपड़ों के भी रनिंग करते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि अगर हम लोग खड़े होते हैं ना 10-15 मिनट के लिए तो हमारा सिर दुख जाता है, बट वो लोग घंटों तक लिटरली रनिंग करते रहते हैं। मुझे आज तक ये सीक्रेट समझ नहीं आया है, और दैट हाउ इट वर्क्स फॉर देयर बॉडी। क्योंकि हम लोग बीच पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा सन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। शुरू से ही हमारे माइंड में है कि धूप में नहीं जाना है। जैसे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो लंच के टाइम पे भी आपको धूप में जो सिटिंग होगी वो एरिया नहीं मिलेगा। और जैसे मैं अपनी कलीग्स के साथ जाती हूँ तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लंच रूफ टॉप पे जाके करें धूप में। इस टाइम मतलब गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे, और यूरोप में भी ना बहुत गर्मी होती है, हीट वेव्स चलती है यहाँ पे 1-2 महीने के लिए। तो उस टाइम पर भी ये लोग धूप में बैठ के खाना खाते हैं, तो समटाइम्स मेरे लिए बहुत अजीब हो जाता है। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करी, जैसे इंडिया में होता है ना 4 लोग क्या कहेंगे, आप कुछ भी कर रहे होगे तो वो 4 लोग आपके पीछे पीछे हमेशा रहेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे। बट यहाँ का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही ये यहाँ के कल्चर में है कि 4 लोग क्या कहेंगे। जिसका जो मन करता है लोग वो करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। और किसी को ये नहीं लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे बगल वाला क्या सोचेगा या हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। तो हर किसी की इंडिपेंडेंट लाइफ है, सब अपने डिसीजंस लेते हैं, और वो 4 लोगों वाला कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर। अगला शौक मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था। यहाँ पर बिना शादी के बिना बच्चा होना इज़ वेरी कॉमन, और किसी के लिए भी ये सरप्राइजिंग नहीं होता है। जैसे आप शादी के बाद बच्चा करो या शादी के पहले बच्चा करो, लोग इक्वली दोनों चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और इन्जॉय करते हैं उस मोमेंट को। तो एक मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मुझे ये झटका फर्स्ट टाइम मिला। मेरी एक कलीग थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो मेरे साथ अपनी ये खुशी शेयर कर रही थी। एंड एट द सेम टाइम शी वाज आस्किंग मी कि तुम्हारे भी किड्स हैं क्या। एंड मेरे मतलब मैं उस टाइम, मेरी नई नई शादी हुई थी, सो आई वाज लाइक कि आई एम जस्ट न्यूली मैरिड। तो शी टोल्ड मी कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रेग्नेंट थी। एंड आई वाज लाइक, एंड एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट हर, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड। बट मुझे अंदर से एकदम ना थोड़ा झटका सा लगा था उस टाइम कि ऐसे तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में नहीं होता है। आप खुद ही सोचो, अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। जैसे कि हम लोग शादी करते हैं, फिर अपना फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो वैसे ही उनके लिए है कि शादी नहीं हुई है बट वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी टाइम से थी, तो उसके लिए था कि अब अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, दोनों को इक्वली देखा जाता है। इवन मुझे भी मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं कभी कभी लोग यहाँ पे। एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है, तो आप यहाँ पे कोई फॉर्म भी फिल करोगे ना,
तो जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि डिवोर्सी का रहता है, सिंगल, मैरिड, यहाँ पे एक कपल्स के लिए भी सेक्शन होता है। और जितने भी राइट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैटरनिटी लीव है या कुछ भी है, तो शादी के बाद जैसे सबको मिलता है वो सब, तो एक गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग आपको लगेगा इनिशियली। तो जैसे कि यहाँ पे बिना शादी के भी लोग बच्चे करते हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। और आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में लोग अपने पेरेंट्स से भी बहुत ओपनली बात करते हैं और बहुत ही ओपन रहते हैं। बट ये सिर्फ बच्चों तक नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी है। जैसे कि दो लोगों की शादी हुई, उनकी शादी नहीं चली और फिर वो अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, पर उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों से भी ओपनली बात करते हैं। जैसे उनकी लाइफ में कोई आया, तो वो शेयर करते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे बॉयफ्रेंड है। तो आपको बच्चों से अपने फ्रेंड्स वगैरह से सुनने मिल सकता है ऐसा कि मेरे पापा तो आज अपने गर्लफ्रेंड के घर गए हैं या मेरी मम्मी अपने बॉयफ्रेंड के घर गई है। तो इट्स वेरी कॉमन हियर। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा इनिशियली आपको, बट धीरे-धीरे डाइजेस्ट करने की आदत हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 4 लोग क्या कहेंगे वो चीज़ यहाँ एग्ज़िस्ट नहीं करती है, तो वो वाक़ई में यहाँ एग्ज़िस्ट नहीं करती है। सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जिसे जो अच्छा लगता है वो करते हैं। किसी पे सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, ना ही फैमिली का प्रेशर है। तो सब अपने मन के मालिक हैं, अपनी मौज में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और 4 लोग यहाँ शायद होते ही नहीं हैं। वैसे यहाँ शादी का भी है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सब लोग यहाँ पे शादी करते ही हैं। जिनको मन करता है वो करते हैं शादी, कई बार लोग नहीं भी करते हैं शादी, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ अपने बच्चे को रेज़ करते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर अपने 40s या 50s में भी वो एज में आके रिटायरमेंट के बाद भी लोग शादी करते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पे फिक्स एज नहीं है, जो कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि अब 25 के हो गए, अब शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो? तो ऐसा यहाँ पे कोई पूछता नहीं है और ना ही कोई कंपल्शन है कि कर भी रहे हो या नहीं। और यहाँ का ना ड्रिंकिंग कल्चर भी एकदम अलग है इंडिया से। जैसे कि हमारे साइड तो ड्रिंक को इतना ओपनली कोई डिस्कस नहीं करता, ना ही कोई इतना ओपनली पीता है, इवन इतना ओपनली बिकती भी नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप जाएँगे सुपरमार्केट में, किसी भी छोटे-बड़े ग्रोसरी स्टोर में जाएँगे, आपको हर जगह ईज़िली अवेलेबल होती है जो ड्रिंक्स होती हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल होती है। और जब मैं यहाँ पर लोगों को बताती हूँ कि इंडिया में ऐसे सुपरमार्केट में नहीं मिलती है ड्रिंक, तो उनको भी शॉक लगता है कि क्यों नहीं मिलती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया में तो अलग ही शॉप होती है और लोग इवन पसंद नहीं करते हैं वो शॉप उनके घर के पास हो या फिर उसी स्ट्रीट में हो, तो लोग जाने में कतराते हैं थोड़ा। तो ये चीज़ यहाँ पे एकदम एकदम अलग है। लोग कोई फेस्टिवल होता है तो रोड्स पे भी लोग ओपनली ड्रिंक करते हैं, तो ये मेरे को एकदम अलग लगा था जब मैं यहाँ पे आई थी। और धीरे-धीरे आपको आदत पड़ती है ऐसे कल्चर की भी, क्योंकि आप अपनी कंट्री में एकदम ऑपोज़िट कल्चर में थे इस चीज़ को लेके, और यहाँ पर ये एकदम ऑपोज़िट है। और यहाँ पे खाने के साथ भी ना ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा कल्चर है। तो आप जब रेस्टोरेंट्स में जाएँगे तो आपको वो पूछेंगे कि खाने के साथ आपको कौन-सी ड्रिंक चाहिए? और अल्कोहलिक ड्रिंक्स ज़्यादा होती है, नॉन अल्कोहलिक आपको इतने नहीं मिलेगा कि आप कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर पाओ। तो जब आप बोलोगे कि आपको ड्रिंक्स नहीं चाहिए है, तो फिर वो थोड़ा सरप्राइज़ होते हैं कि आपको ड्रिंक्स ही नहीं चाहिए है। तो ऐसा होता है। और जैसे कि हम लोग ने शुरू से सुना है कि खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, तो उस टाइप का है और यहाँ पर थोड़ा अलग है। तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगी जब आप यहाँ पर मूव होंगे। और किसी भी यूरोप की कंट्री में जाएँगे आप या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाएँगे, तो ये ड्रिंकिंग कल्चर आपको एकदम कॉमन मिलेगा सब जगह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपरमार्केट्स में, आप ऑफ़िस में भी जाएँगे तो आपके ऑफ़िस की जो किचन होगी, फ्रिज होगी, उसमें भी आपको वाइन, बियर ये सब मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग पीने के लिए पार्टी करें, स्पेसिफ़िक कोई पार्टी प्लान करी जाए। लोग जब भी चाहें अपने ऑफ़िस प्रीमिसेस में भी वो पी सकते हैं। और बच्चों को लेके भी ना यहाँ का कल्चर काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे यहाँ पे ना को-स्लीपिंग का बिल्कुल भी कल्चर नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बचपन से ही उसको अलग रूम में शिफ्ट कर देते हैं लोग। और जब इन्हें पता चलता है ना कि हम लोग या को-स्लीपिंग करते हैं, बच्चे को साथ में ही रखते हैं, तो इनके लिए भी थोड़ा शॉकिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे को-स्लीपिंग का बिल्कुल कल्चर नहीं है बच्चे के साथ। जैसे जब बच्चा इनका 18 साल का हो जाता है, तो यहाँ का कल्चर है कि एडल्टहुड में ना ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, और जैसे सेम सिटी में भी रहेंगे, थोड़ी-थोड़ी डिस्टेंस पे रहेंगे, मिलते रहेंगे ओकेजनली, बट हाउस शेयर नहीं करेंगे। जैसे कि ये चीज़ जब हमारे यहाँ होती है तो कितनी कंप्लेन की बात हो जाती है, बट यहाँ पर ना एकदम ऑपोज़िट है कि अगर बच्चा रह रहा है पेरेंट्स के साथ, तो वो इन लोगों के लिए ना थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक इंसिडेंट बताऊँगी, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था ये, क्योंकि लिस्बन में चल रहे हैं अभी हाउसिंग क्राइसिस, और एक स्टोरी शेयर कर रहे थे वो लोग न्यूज़ में ही कि इतना ज़्यादा रेंट बढ़ गया है यहाँ पे कि एक बच्चे को अपनी माँ के साथ रहना पड़ रहा है।
तो आई वाज लाइक कि ये तो अच्छी बात है, मतलब इसमें इतना बुरा बोलने वाली क्या बात है कि माँ के साथ रहना पड़ रहा है। बट इन लोगों के लिए ना वो काइंड ऑफ शेम हो जाती है कि हम लोग इतने बड़े हो गए, स्टिल अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है और ये आपको थोड़ी शॉकिंग लग सकती है जब आप इनिशियली इसको देखोगे। और यहाँ का ना रेस्टोरेंट का भी जो कल्चर है वो काफ़ी अलग है। जैसे इंडिया में हम लोग जाते हैं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो 4-5 लोग जब होते हैं तो हम लोग अलग-अलग वैरायटी का खाना मंगा लेते हैं और फिर थोड़ा इसके में से खा लिया, थोड़ा उसके में से खा लिया, तो सारे खाने का मज़ा भी मिल जाता है और सब खा भी लेते हैं अच्छे से। बट यहाँ पे ना शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप खाना खाने जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि सब अपना-अपना इंडिपेंडेंटली ऑर्डर करेंगे। तो कभी-कभी ना ऐसे भी हो जाता है कि एक टेबल पे 4 पिज़्ज़ा आए हैं, चारों सेम है, या किसी ने मैंगो लस्सी मंगाई है तो सबने मैंगो लस्सी मंगाई है। इवन हम लोग कई सारी फैमिलीज़ को भी देखते हैं, जैसे कि इंडिया में जैसे आप ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हो या कुछ भी खाना ऑर्डर करते हो तो बच्चे शेयर भी कर लेते हैं। बट यहाँ पर 4 बच्चे अगर बैठे हैं वहाँ पे तो 4 अपना-अपना मैंगो लस्सी पी रहे हैं। ऐसा मैंने लिटरली भी रिसेंटली देखा है। और इसके अलावा यहाँ पर ना किड्स मेन्यू भी होता है। किसी भी रेस्टोरेंट में जैसे आप जाओगे ना तो आपको एक अलग से किड्स मेन्यू मिलेगा, जिसमें ना छोटा-छोटा पोर्शन आता है खाने का। तो पेरेंट्स अपना-अपना खाना तो ऑर्डर करते हैं, साथ के साथ किड्स का अलग से खाना ऑर्डर करते हैं। जबकि हम लोग तो क्या, हम बच्चे थे तो हमें कोई भी किसी में से भी खिला देता था, हो गया हमारा खाना। बट यहाँ बच्चों के थोड़े मज़े हैं, बच्चों के लिए अलग से किड्स मेन्यू होता है जिसमें उनका खाना आता है। और जब बिल पे करने की भी बारी आती है तो यहाँ पर सब अपना-अपना बिल जाके पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर कुछ किया नहीं तो शेयर करके कोई पे भी नहीं करता। अपना इंडिपेंडेंटली सब ऑर्डर करते हैं, फिर खाते हैं और उसके बाद जाके अपना खुद बिल पे करते हैं। और ये तो हो गई रेस्टोरेंट की बात, जैसे कि आप मिल रहे हो, खाना खा रहे हो साथ में। इसके अलावा जब आप जाओगे पार्टीज़ में, जैसे कि इंडिया में कॉर्पोरेट पार्टीज़ होती है या बर्थडे पार्टी होती है, या आपके दोस्त की जॉब लग गई मान लो, तो आप बोलोगे चल यार पार्टी दे ये वो, और उसकी तो अच्छी चपत लग जाती है उस दिन। बट यहाँ पर आप दोस्त से पार्टी तो मांगोगे, बर्थडे पार्टी भी करोगे या कॉर्पोरेट पार्टी भी करोगे, लेकिन उस पार्टी में आप अपना बिल जाके खुद पे करोगे। तो ये आपको शॉकिंग लग सकता है और शुरू-शुरू में ना ये होता भी है कई लोग के साथ, उन्हें पता नहीं होता। तो इसके लिए भी आप खुद को प्रिपेयर करो अगर आप यहाँ पर मूव हो रहे हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है यहाँ पर सब जगह। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पर आके अजीब लगी और शॉकिंग भी लगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें से। आप लोग को ये शॉकिंग लगा, नया लगा कुछ, अगर आपको पहले से पता होगा तो शायद आपको नया नहीं लगा होगा। बट अगर आपको भी ये इक्वली शॉकिंग लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या बात आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी और अजीब लगी, मुझे वो भी बताइएगा। और आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में कि ये सब सही है या नहीं है? मुझे आप अपनी ओपिनियन भी शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और जैसे ही मुझे और नई बातें पता चलती है, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी, ताकि आपको भी पता चले कि अब्रॉड में लाइफ कैसी होती है, स्पेसिफिकली यूरोप में लाइफ कैसी होती है, ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे जब आप यहाँ पर मूव हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और मज़ा आया हो ये सब बातें जानने में, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।